जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 की इस एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें कि ये सेकंड क्लास में ले रहा हूं, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स का जो सिलेबस है उस पैटर्न पर आधारित मैं ये एमसीक्यू सीरीज शुरू की है मैंने। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश की जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा है, जो सिलेक्शन टेस्ट है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी इस क्लास को लगातार, मेरी इस सीरीज को लगातार देखते रहें, जिसमें कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सिलेबस बेसिस पर जो पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ था, जो कि चयन परीक्षा के लिए जो टेस्ट हुआ था, जिसमें कि आपकी एलिजिबिलिटी का टेस्ट था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पर आधारित ये सेम पैटर्न पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे पहले मैंने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर लिया, पहली क्लास, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए थे, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी के क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर किए थे। साथ ही साथ में ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस उसमें थे, यानी कि मिक्स ये एमसीक्यू सीरीज रहेगी, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो कि चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, वो सभी लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें, और ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को, आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लगातार मेरी इस तरीके की क्वेश्चंस के पैटर्न्स के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के चैनल को, आप पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे से करेंगे, यानी कि पिछले जो क्वेश्चंस खत्म किए थे उसके बाद की क्वेश्चंस अब यहाँ पर अपन सेकंड क्लास में लेने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास कंप्लीट नहीं की है, जो कि पहली क्लास थी, तो उसको भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बेस्ड ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिक्स रहेंगे। इसमें कभी क्वेश्चंस हिस्ट्री का आ जाएगा, कोई पॉलिटी का आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा पैटर्न और पूरा सिलेबस के एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट होने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से, जिसमें कि पूछा गया कि चुनाव के दौरान, जो कि मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, अगर आपने पिछली क्लास को पूरा कंप्लीट देखा है तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपसे किए भी था, इसका आंसर आपको देना है। तो उसी का आंसर मैं आपको यहाँ पर दूंगा, और यहाँ पर मैंने क्लास मेहनत कर दी थी। तो चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। इसमें ये चार कथन यहाँ पर दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें कि फर्स्ट, पहला कथन, और ये दूसरा है, ये तीसरा, और यहाँ पर ये चौथा कथन है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा कथन आ गया, ये फोर्थ स्टेटमेंट है। आप इन स्टेटमेंट में से आंसर देना है कि कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। इसमें कि पहला स्टेटमेंट जो है, 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव ने आदर्श आचार संहिता की शुरुआत की थी। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप सुन लीजिए। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला, 1960 में केरल के राज्य विधानसभा के चुनाव में आचार संहिता की शुरुआत की थी। दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है, इसे राजनीति दलों से परामर्श करने के बाद बनाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट, आदर्श आचार संहिता तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों से सलाह नहीं ली जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है दूसरा। 1979 के चुनाव आयोग में ने सत्ता में पार्टी को विनियमित करने तथा चुनाव के समय अनुचित लाभ प्राप्त करने से रोकने के लिए ये प्रावधान किए गए थे। तो इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके के आपके जो चयन परीक्षा है, जो सिलेक्शन टेस्ट है, उसमें आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से अध्ययन कीजिएगा, पैटर्न आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बिल्कुल उसमें आ जाए, सेम क्वेश्चन भी आ सकता है,
या फिर इसी पैटर्न पर आएंगे तो आपको तैयारी कैसे करनी है उसके आपको यहाँ पर पूरी के पूरे आइडिया मेरी क्लासेस के द्वारा मिलेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो ही सही नहीं है, जिसमें कि आदर्श आचार संहिता की तैयार करने से पहले राजनीतिक दलों से सलाह नहीं ली जाती है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं लाइन कर दूं, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट। ठीक है, तो सी जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत है, यानी कि सही नहीं है, ये पूछा था तो ये याद रखिएगा, बाकी के सभी सही है। 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में आदर्श संहिता की शुरुआत की थी, ये बिल्कुल सही है, इसको याद कर लीजिएगा। इस इसे राजनीतिक दलों के परामर्श के बाद ही बनाया जाता है, जितने भी पॉलिटिकल्स जो पार्टियां होती हैं उन सभी से यहाँ पर सजेशन लिया जाता है, उसके बाद में आदर्श आचार संहिता के जो नियम है वो बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जो कि चुनाव आयोग यहाँ पर क्रिएट करता है, बनाता है चुनाव आयोग। और 1979 में चुनाव आयोग ने सत्ता में पार्टी के विनियमित करने तथा चुनाव में अनुचित लाभ प्राप्त रोकने के लिए ये प्रावधान बनाए गए थे। ठीक है, अच्छा चुनाव आयोग जो है वो चुनाव आयोग का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस आर्टिकल के द्वारा चुनाव आयोग यहाँ पर कार्य करता है, अनुच्छेद कौन सा है उसका, ये आपको कमेंट में करके बताइए ना। ठीक है, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। हिंदी में, उम्मीदवारों की संसदों की अयोग्यता सांसदों की अयोग्यता के मामले में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों का सही समझ निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने ये रहा, दूसरा ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी मान ले या फिर 1 2 3 मान ले, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, ध्यान रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव में आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं अपन। उम्मीदवारों की सांसदों की अयोग्यता के मामले में भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों की सही समझ निम्नलिखित में से किससे मिलती है आपको। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन है आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आयोग आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तीसरा ऑप्शन, इस मामले में प्रधानमंत्री अंतिम निर्णय करता होते हैं, या फिर इस मामले में फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही नहीं है, सही इसमें कौन सा क्या सही समझ वाला क्वेश्चन में आंसर देना है, तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ये सही समझ ही बताता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, ऑप्शंस इसमें पूरे नहीं आए, इसको अपन एक स्किप करते हैं, कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन, नीचे ऑप्शंस दब गए हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको यहां पर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ इलेक्शन एंड इंडिया एज वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। हिंदी में, चुनाव के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का निम्नलिखित में से किस संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक भारत था। तो इसमें ये चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन ये है ए बी सी और ये डी। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, विच वन इज द करेक्ट आंसर। आपको अगर आता है आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर
दे सकते हैं इसमें, जैसे कि आपका भी एक कंसिस्टेंसी में रिवीजन होगा और ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। जिसमें कि पहला ऑप्शन जो है वो है आइडिया इंटरनेशनल, दूसरा है इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, तीसरा जो है तो ये इसी का आइडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंटरनेशनल, और बी जो है वो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए चुनाव समिति, सी जो है चुनाव के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग संस्थान, और डी जो ऑप्शन है वो है चुनाव सुधार सहयोग समिति। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको बताना है, जिसमें कि संस्थापक सदस्यों में से एक भारत था। बताइए इसमें से किसमें, जिसमें कि सदस्यों के रूप में भारत ने भी यहाँ पर एक मेंबर के रूप में काम किया था इसकी क्रिएशन में। तो इसका जो आंसर है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, जिसको कि आइडिया बोला गया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए मैंने अभी आप सामने एक क्वेश्चन रखा था और वो क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख गया, मैंने आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर भी दूंगा और वो आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बताइए तो इसका आंसर क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में भी बता दीजिएगा और साथ में आप यहाँ पे भी आपको आना है। बताइए कौन सा है निम्नलिखित में से, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के चुनाव आयोग का प्रावधान है। चुनाव आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है, ये क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था अभी। तो आर्टिकल 371, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366 या फिर आर्टिकल 367। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सिलेबस जो है आप बिल्कुल सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस का ही ये मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बनाया है, जो कि एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो इसमें आपको पूरी सोशल साइंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पूरा सेट आपको कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर अगर आप लगातार मेरी इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लगातार ये क्वेश्चंस में आपके सामने 25 से 30 क्वेश्चंस हर एक लेक्चर में, एक वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है, और पैटर्न बिल्कुल सेम है, इसी तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपको बनेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट में यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है आप अगर आपको आता है तो बताइए, ये ए है, बी, सी और ये डी। बताइए कौन सा आंसर इसमें से सही होगा, ये आपको बताना है। कौन सा आर्टिकल आता है इसमें से, तो इसका जो सही आंसर है आप बिल्कुल नोट कीजिएगा, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 का में जो प्रावधान दिया गया है वो चुनाव आयोग के लिए है। चुनाव आयोग यानी कि चुनाव आयोग का जो प्रबंधन होता है वो आर्टिकल 324 में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 47, सॉरी। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन ये दिया हुआ है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं है, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन। कौन सा नहीं है इसमें, देखो ए ऑप्शन ये दिया हुआ है, ए, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। थोड़ा आगे पीछे हो गया लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये आपको क्लियर यहाँ से हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है अंतरराष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। दूसरा बी ऑप्शन जो है मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ स्वस्थ संबंध बनाए रखना। सी ऑप्शन जो है प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना। और डी ऑप्शन जो है वो है ऑप्रेस वीक नेबर्स एंड अलाइन विद कंट्री इंटरेस्ट, कमजोर पड़ोसियों का दमन करना और देश के हितों के लिए के साथ में तालमेल बिठाना। ये चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर
दिए हुए हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको इसका आंसर आता है। बताइए इसका आंसर क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर है वह है कमजोर पड़ोसी का दमन, क्योंकि इसमें क्या उद्देश्य नहीं है। जैसे फॉरेन पॉलिसी में उद्देश्य कौन सा नहीं होता है, तो ये चारों तीनों उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये सही है, ये सही है और ये सही है, यानी कि तीनों उद्देश्य फॉरेन पॉलिसी में होते हैं जो कि सही है। और उद्देश्य जो नहीं होता है वो होता है कमजोर पड़ोसियों का दमन करना और उनके और देश के हितों के लिए तालमेल बैठाना, ये ऑप्शन नहीं है। तो ये दिस इज द, इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉरेन पॉलिसी। पॉलिटिकल साइंस के ही क्वेश्चन यहाँ पर अभी पहले वाले में चलेंगे, उसके बाद में फिर हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कंप्लीट होंगे। एक एक वीडियो में मैं मिक्स क्वेश्चन लाया हूँ जो कि रैंडमली यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। अभी पॉलिटिकल साइंस चलेगा, उसके बाद में फिर दूसरा सब्जेक्ट भी यहाँ पर आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी भी विदेशी नीति का मूल उद्देश्य नहीं होता है। फॉरेन पॉलिसी पे ही देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया है, विदेशी नीति का कौन सा मूल उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए हैं, जिसको कि मैं एबीसीडी कर देता हूँ यहाँ पर। ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी हो गया, दिस इज द सी एंड ये डी ऑप्शन हो गया। अब इसमें से आंसर बताइए कौन सा अच्छा है, कौन सा सही आंसर है इसका। विदेशी नीति का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट गिव द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉरेन पॉलिसी। पहला सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्वयं संरक्षण, डिफेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिकली वाइटल एरिया, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा। सी ऑप्शन रिलीजियस यूनिटी, धार्मिक एकता, और डी जो है वो है रीजनल डोमिनेशन, क्षेत्रीय प्रभुत्व। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। इसमें उद्देश्य नहीं है, मूल उद्देश्य नहीं है, ये पूछा है। देखिए मूल उद्देश्य किसी भी फॉरेन पॉलिसी में सेल्फ प्रिजर्वेशन, स्वयं संरक्षण मायने रखता है, ये होता है इसमें। डिफेंस ऑफ स्ट्रेटेजिकल वाइटल एरिया, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रक्षा करना, ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनता है, होता है, ठीक है। साथ में धार्मिक रिलीजियस यूनिटी भी यहाँ पे मायने रखती है, तो उसका भी तालमेल बिठाना पड़ता है, कहीं पड़ोसी देश के साथ में कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो जाए। यानी कि ये तीनों आंसर सही है। सिर्फ मेन उद्देश्य क्षेत्रीय, क्षेत्रीय में यहाँ पर जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, आगे शेयर करते रहिएगा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी इसको देख सकें और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको शेयर कर दीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसको आप आगे शेयर करके और लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, what type of interests are not involved in the formation of foreign policy। देखिए फॉरेन पॉलिसी पे ही सारे क्वेश्चंस अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर विदेश नीति का निर्माण किस प्रकार के हितों में शामिल नहीं है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, एबीसीडी नहीं लिखा हुआ है, देखिए ये ए हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया, सी और ये डी ऑप्शन हो गया। तो एबीसीडी में आपको यहाँ पर आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही है। प्राइमरी इंटरेस्ट पहला यानी कि प्राथमिक हित, बी ऑप्शन दिया हुआ है परमानेंट इंटरेस्ट, स्थायी हित, सी ऑप्शन दिया है वेरिएबल इंटरेस्ट यानी कि परिवर्तनशील रुचियां, और डी ऑप्शन दिया है स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, आध्यात्मिक रुचियां। तो इसमें से कौन सा आंसर नहीं है। क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लीजिएगा, विदेश नीति के निर्माण में किस प्रकार का हित शामिल नहीं होता है, कौन सा इंटरेस्ट है जो कि शामिल नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी में। देखिए प्राइमरी इंटरेस्ट ये शामिल होता है, प्राथमिकता वाला जो भी इंटरेस्ट होता है उसको सबसे पहले शामिल किया जाता है, चाहे वो बॉर्डर प्रोटेक्शन की बात हो या फिर म्यूचुअल रिलेशन की बात हो, तो वो प्राइमरी इंटरेस्ट में आते हैं, तो वो बिल्कुल होता है, ठीक है ना। परमानेंट हित जो होते हैं, हमारे स्थायी हित जो होते हैं, वो बिल्कुल जुड़े होते हैं फॉरेन पॉलिसी में, पड़ोसी देशों के साथ में या फिर अन्य जो कंट्री होती है उनके साथ में। साथ में परिवर्तनशील रुचियां, जिसमें कि एक दूसरे के साथ में जो
जो भी एक इंटरेस्ट होता है जिसमें कि बदलाव होता है उसमें भी इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जो रुचि होती है वो फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उद्देश्य जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट व्हाइल द मेकिंग द फॉरेन पॉलिसी। देखिए फॉरेन पॉलिसी पे ही पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहे हैं एक एक करके, तो इनको भी आप बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसी आपकी पूरी कंप्लीट होने वाली है। फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम यहाँ पर आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, ये ए है जिसमें कि भू सामरिक स्थितियां दी हुई हैं। बी ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो है पॉपुलेशन पोटेंशियल यानी कि जनसंख्या की क्षमता। और सी ऑप्शन की बात की जाए तो सी में इकोनॉमिकल एंडोमेंट्स लिखा हुआ, आर्थिक बंदोबस्त की बात की गई है। और डी में दिया है रिलीजियस कंसिडरेशन यानी कि धार्मिक विचार की बात की गई है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा ये बताना। देखिए इसमें प्रभावित नहीं करता है, इसमें भी नहीं करता है विदेश नीति बनाते समय। विदेश नीति बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा कारक, कौन सा फैक्टर जो है वो कार्य नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, देखिए अगर भू सामरिक स्थिति की बात की जाए तो ये बहुत जरूरी है। भू सामरिक स्थिति जिसमें कि भौतिक संरचना जो जो किसी भी देश की होती है उसको, उसमें स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस को फॉरेन पॉलिसी में शामिल किया जाता है। तो ये बिल्कुल अगर हो ये प्रभावित करता है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर इसका। पॉपुलेशन पोटेंशियल जनसंख्या की क्षमता, बिल्कुल पॉपुलेशन को विदेश नीति में शामिल किया जाता है। आर्थिक बंदोबस्त ये भी होता है विदेश नीति में, लेकिन धार्मिक, देखिए पिछले में भी रिलीजियस था और इसमें भी था, तो ये आंसर इसका होगा। इसलिए इसको भी बिल्कुल नोट कीजिएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा प्रभावित नहीं करता है, तो धार्मिक विचार ये फॉरेन पॉलिसी बनाते समय प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए इसमें असर्शन और रीजन नोट कीजिएगा। कथन और कारक के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। पैटर्न पर आधारित ये पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज चल रही है आपकी, जिसमें कि हर प्रकार के प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 बिल्कुल जो अभिकथन और कारण पर मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ये पहले ध्यान से समझिएगा, देन उसके बाद में अगर आपको समझ में आता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी खुद की कंसिस्टेंसी, आपका खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ पर डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ही आपके जो आंसर है वो गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसलिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है आपको और समझना है इसको, चाहे थोड़ा सा समय लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम्स का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर रोल जो होता है वो इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसलिए उसको भी ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर, रीड द सेंटेंस टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है ना, तो जिसमें कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, ग्रेटर द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन ग्रेटर विल बी इट्स पावर। ये असर्शन दिया हुआ है, इसका रीजन क्या हुआ, पॉपुलेशन डिटरमाइन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द नेशन। ये दोनों को आपको यहाँ पर मैच करना है और उसके हिसाब से यहाँ पर इसमें से आंसर देने पड़ेंगे। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर का उत्तर देने के लिए आपको वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है। पहले तो अभिकथन को पढ़ना है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, किसी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ये पहला वाला जो कि अभिकथन है। और कारण क्या है इसका, जनसंख्या किसी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण करती है। ये दो ऑप्शन। अब इसमें से ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, जिसमें कि पहला वाला ये ऊपर वाला दिख रहा है, जिसमें कि ए, ये देखो ये वाला जो है ये ए है और ये आर है। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। ठीक है, तो ए इज करेक्ट बताया गया है इसमें, बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, कि ए सही है इसमें लेकिन आर सही नहीं है, ये बता रहा है। बी में क्या बताया गया है, ए इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट, यानी कि इसमें ए जो है वो सही नहीं है लेकिन आर सही है, ये बताया गया है इसमें। और इसमें सी की बात की जाए तो सी में क्या बताया गया है, सी में बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
यानी कि ए और आर दोनों ही सही है, और जो आर है वो ए का सही व्याख्या कर रहा है, ये पूछा पता है। और डी में बोला गया है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बोला गया है। यानी कि दोनों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये डी में बोला गया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। यानी कि इसमें क्वेश्चन में आपको अभिकथन और कारण दोनों को पढ़ के इसका आंसर देना पड़ेगा। एक बार फिर से अपन अभिकथन को पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर देंगे। किसी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी शक्ति इतनी ही अधिक होगी। फिर आयु दिया है, जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का निर्धारण करती है। ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उसकी शक्ति उतनी अधिक होगी, ये तो जो कथन है अभिकथन ये सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन उस देश की जो पॉपुलेशन है उससे उसकी पावर के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि पॉपुलेशन में कितना इंटेलेक्चुअल पावर है और कितना ज्यादा वो लेबोरियस है और कितना वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर काम कर रही है। यानी कि जो वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट में उस पॉपुलेशन का कितना योगदान है वो महत्व रखता है। पॉपुलेशन चाहे ढेर सारी हो, अगर अपन भारत की बात की जाए तो भारत में आबादी का महत्व से देखा जाए तो अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, अमेरिका की पॉपुलेशन भारत की पॉपुलेशन से कम है, लेकिन वो यहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर उस एग्जाम्पल को देखा जाए तो उस एग्जाम्पल पे ये सटीक नहीं बनता है, तो ये इसका ऑप्शन गलत होगा। लेकिन अगर कारण को देखते हैं तो कारण के क्या कहता है, जनसंख्या किसी भी राज्य की विदेश नीति का निर्धारण करती है। ऑब्वियसली किसी भी देश की पॉपुलेशन के बेसिस पर ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है कि हम अपने देश के लिए उसकी में रह रही जो जनसंख्या है, जो हमारे देश की आबादी है, उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ में किस तरीके से तालमेल बैठा सकते हैं, ये बात मायने रखती है। यानी कि ये वाला जो कथन है ये सही है। यानी कि इसमें अगर आंसर देखा जाए तो इसमें होगा बी वाला, इसमें लिखा हुआ है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसका जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट। ठीक है, बाकी के ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको अभिकथन कारक अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन उसको आपको समझना पड़ेगा। और वेल स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना, जब तक आप स्टडी करेंगे देन यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये भी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी यानी कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स अपनी पॉलिटिकल साइंस है उससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया। क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है, और लगातार देखते रहिएगा। चलिए आखिरी तक देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एडॉप्टेड इंडिया एज ए चेंज टू देयर फॉरेन पॉलिसी आफ्टर द केसेशंस ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है ना, शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद में भारत ने अपनी विदेश नीति की परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं अपनाया, इसको नहीं अपनाया था विदेश नीति। जब कोल्ड वॉर हुई थी, शीत युद्ध का काल चल रहा था, उस समय की बात है, और ये बात है 1989 के आसपास की, 89 से लेके 1945 1945 का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और उसके बाद में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी रसिया में, अन्य देशों में, तो उस समय भारत ने कौन सा रुख अपनाया था, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस का है अपना, उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है लिबरलाइजेशन, बी दिया है रिडक्शन ऑफ द स्टेट कंट्रोल, राज्य के नियंत्रण में कमी, सी दिया है इंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और डी दिया है राष्ट्रपाल। तो इसमें से किसको नहीं अपनाया था ये क्वेश्चन है इसमें। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। बताइए, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में देखिए, आंसर जरूर आप दीजिए। आप अगर गलत भी देंगे तो भी आपकी कंसिस्टेंसी आपको मालूम पड़ेगी कि हमने क्या, सोचिए समझिए, थोड़ा सा समय बिल्कुल आपको दे रहा हूं उसमें। शीत युद्ध काल की समाप्ति के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं अपनाया। भारत उसी समय आजाद होने की तत्काल
कगार पे था। 1947 में भारत को आजादी मिली, फिर वो अपने संविधान बनाने लग गया था, संविधान बना। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, यानी कि भारत अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो उस समय अन्य देशों के साथ में हमें अपने सहयोग की आवश्यकता होती थी, सबके तरफ में अपन देख रहे थे। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का एक पर्सनल इंटरेस्ट, मतलब एक तरीके का इंटरेस्ट लेना लाजमी नहीं था। तो लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण की बात यहाँ पर लाजमी होती है, तो ये तो अपनाया गया था। साथ में राज्य के नियंत्रण में कमी, ठीक है ना, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ कंट्रोल ऑफ स्टेट कंट्रोल, ये भी अपनाया गया था। साथ में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना, विदेश नीति में किसे नहीं अपनाया गया था, तो वो है यहाँ पर राष्ट्रवाद। ठीक है ना, इसे इसका करेक्ट, विदेश नीति में राष्ट्रवाद को नहीं अपनाया गया था, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाई डिड इंडिया चूज नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी आफ्टर द इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों चुनी थी? पॉलिटिकल साइंस के ये भी लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, तो इसका आंसर आपको बताना है क्यों चुनी थी इसमें। तो आपके सामने है यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन, इट वांटेड टू concentrated on growth rather than the on arm and war, कि ये ऑप्शन है। हिंदी में ये हथियार और युद्ध के बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, ए हो गया ये। और बी की बात की जाए, इट डिड नॉट वांट टू डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन यूएस एंड सोवियत यूनियन, क्योंकि कोल्ड वॉर जो चल रही थी, शीत युद्ध जो चल रहा था, वो सोवियत यूनियन और अपने अमेरिका के बीच ही चल रहा था। तो ये बी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन क्या है, इट डिड नॉट अंडरस्टैंड विच साइड इज मोर पावरफुल एट दैट टाइम। ठीक है ना, ये समझ नहीं आता था कि उस समय कौन सा पक्ष अधिक शक्तिशाली है। ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी युद्ध की समाप्ति हुई थी, दोनों ही उस समय अपने रोल प्ले कर रहे थे, तो वो उसको भी समझने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पर डी की बात है, डी ऑप्शन में क्या है, इट डिड नॉट हैव रिलेशनशिप विद आइदर ऑफ द ब्लॉक कंट्रीज। इसका देश के किसी भी समूह के साथ में संबंध नहीं था, ये डी ऑप्शन है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन फिर से समझिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत में गुट निरपेक्षता की नीति क्यों चुनी? देखिए, गुट निरपेक्ष यानी कि यहाँ पर स्वतंत्र, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट। गुट निरपेक्ष यानी कि किसी के साथ में कोई गुटबाजी नहीं करनी है, इसमें ना हमारा कोई दुश्मन ना कोई हमारा दोस्त, यानी कि सब हमारे साथ में है। अगर आप हमारे साथ में मित्र व्यवहार कर रहे हैं, ए हमारे साथ में, ए कंट्री अगर मित्र व्यवहार कर रहा है, तो हम बी के साथ में भी वही उसी तरीके का हम व्यवहार, उसी तरीके का यहाँ पर जो बिहेवियर है वो हम उसके साथ में भी करेंगे। किसी के साथ में ना कोई काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर वाली नीति यहाँ पर अपनाई थी, उसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष। किसी भी एक गुट के साथ में शामिल नहीं होना है, हमें हमारे देश को सुरक्षित रखना है, उसके लिए हमें गुटबाजी नहीं करनी है। अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ है और उसके बाद में हम अपने देश के विकास के लिए यहाँ पर काम करेंगे। तो उसके बेसिस पे अगर आंसर देखा जाए, तो ये हथियारों और युद्ध की बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना, इस कारण से तो ये आंसर इसका सही होगा, यानी कि अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था भारत, इसलिए उसने यहाँ पर गुट निरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को चुना। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वर टेकन बाय इंडिया टुवर्ड ऑफ द threat by its neighbor of territorial conflicts in first decade after the independence। स्वतंत्रता के बाद पहले दशक में भारत के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ में क्षेत्र अधिकार संघर्षों के लिए खतरों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन कौन से उपाय किए गए थे? कौन से उपाय किए गए थे ये पूछा गया है। तो इसमें ए बी सी डी देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, इकोनॉमिक, प्रतिबंध, गठबंधन, संधि या फिर
बल की धमकी। तो इसमें से चुनना है आपको कि कौन कौन से उपाय अपने क्षेत्र अधिकारों के संघर्ष को, खतरे को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय भारत ने किए थे अपने पड़ोसियों के साथ में, स्वतंत्रता के बाद भारत जब आजाद हो गया। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर ABCD करके ऑर्डर वाइज देना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ACD BC ABC और ABCD दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सा आंसर, कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंट हो गया था भारत, भारत को आजादी मिल गई थी। आजादी के बाद में पड़ोसी देश इसमें कौन कौन से थे, चाइना था, चाइना के बाद में पाकिस्तान था, पाकिस्तान के अफगानिस्तान, ये सारे के सारे नेबरिंग कंट्री जो थे अपने, उनके साथ में किस तरीके से यहाँ पर डील की गई थी उसके बारे में, जैसे कि वहां पर अपन संघर्ष से मुक्ति पाए और संघर्ष से विराम मिले, यानी क्षेत्राधिकार के खतरे को दूर करने के लिए ये उपाय किए। तो इसमें से जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए आर्थिक प्रतिबंध, यहाँ पर आर्थिक प्रतिबंध की भी बात की गई थी बिल्कुल उस समय, और गठबंधन का भी यहाँ पर बोलबाला था। तो गठबंधन भी किया था नेबर कंट्री के साथ में, यहाँ पर अलायंस भी की थी, ट्रीटी संधियां भी हुई थी यहाँ पर, और बलपूर्वक धमकी भी दी गई थी कि अगर आप हमारे टेरिटरी में कहीं पे भी कुछ भी इंटरफेरेंस करेंगे तो उसमें भी हम पीछे नहीं झुकेंगे युद्ध करने के लिए। आप देखेंगे 1947 से लेके भारत की आजादी के समय से कुछ समय तक लगातार युद्ध भी हुए थे, जिसमें कि पहला युद्ध पाकिस्तान के साथ में ही झेलना पड़ा था 48 में, जिसमें कि कश्मीर को फ्री किया गया था। देन उसके बाद कव्वालियों के साथ में युद्ध हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान के साथ में लगातार युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए हैं। तो इस तरीके से ये लगातार युद्धों को भी झेलना पड़ा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा, ABCD। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए थे जिसमें कि, क्योंकि कई तरीके की यहाँ पर जो परिस्थिति थी वो भारत ने उस समय उसका सामना किया था। चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारत ने 1968 में आप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार क्यों किया? क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, जो आप्रसार संधि थी उस पर इनकार कर दिया था, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन। ट्रीटी जो थी 1968 में हुई थी, उस पर यहाँ पे इनकार कर दिया था आप्रसार संधि पर। ठीक है, आप्रसार संधि यानी कि जो देश की सुरक्षा के लिए अगर कहीं पे भी कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिससे कि हम पूरे विश्व में नुकसान तो नहीं झेलेंगे किसी पड़ोसी नेबर कंट्री से, उस पर ये आप्रसार संधि की बात थी जो कि करनी थी। तो आप्रसार संधि पर यहाँ पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया था, ये ऑप्शन है आपके सामने, ये बताइएगा। तो पहला था इंडिया वांटेड टू बिकम ए आर्म पावर, भारत शस्त्र शक्ति बनना चाहता था। दूसरा, पाकिस्तान हैड आल्सो नॉट साइन इट, पाकिस्तान ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि ये नेबर कंट्री है, अपनी अपनी नेबर कंट्री को भी देखना पड़ेगा, कहीं हमारे पड़ोसी राज्य तो उस पर बाउंड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर अपने अड़ोस पड़ोस से अपन अपनी सुरक्षा को नहीं बना के रखेंगे तो बाकी के देशों की क्या है, क्योंकि अपने पड़ोस में रह रहा है, अपने पड़ोस में भी अपनी सुरक्षा चाहिए ना, ये भी सोचना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन जो है, इट वॉज अगेंस्ट द एक्सपेंशन प्लान ऑफ इंडिया, ये भारत के विस्तार योजना के खिलाफ था। ये ऑप्शन जो दिया हुआ, इट वॉज इन फेवर ऑफ इंडिया, ये भारत के पक्ष में था। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इस 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा, आपके मायने से आप सोच सकते हैं इसमें। तो इसमें सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने, क्योंकि अपना पड़ोसी राज्य था, तो पड़ोसी जो स्टेट है, पड़ोसी जो देश है, उसने भी इस संधि पर साइन नहीं किए थे। और हाल ही में भारत ने यहाँ पर युद्ध झेला था, नहीं दे रहा, 2 युद्ध झेलते, उससे पहले एक युद्ध तो झेल लिया था 1965 का युद्ध जो हुआ था, वो झेल चुका था भारत पाकिस्तान के साथ में। तो इस कारण से वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो पाकिस्तान ने नहीं साइन किया था। इस कारण से भारत ने भी आप्रसार संधि जो कि 1968 में की गई थी उसमें हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, अगला प्रश्न ये आ गया, 1968 के समय में अब आपको ये बताना है कि उस समय यहाँ पर
जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर कौन था, ठीक है ना, ये आप कमेंट में मेरे को बताइएगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन था ये बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, एक आ गया क्वेश्चन, हु इज इंडिया सेकेंड मिलिट्री पार्टनर ऑफ रशिया, उसके बाद भारत का दूसरा सैन्य साझेदार कौन है। ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिमिलरिटीज के साथ में है, जो कि पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको समझ में आएगा आपको पढ़ना क्या है, तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आपको पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को कवर करना है सिलेबस में, आपको इकोनॉमिक्स में क्या कवर करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस में क्या 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 कवर करना है, साथ में हिस्ट्री का पार्ट क्या रहेगा वो भी आपको देखने को मिलेगा, और ज्योग्राफी का क्या पार्ट रहेगा उसके भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। इसलिए बिल्कुल भी क्लास के एक एक क्वेश्चंस को आप मिस मत कीजिएगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। आप बीच में अगर वीडियो को यहाँ पे स्किप कर देंगे तो आप बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर स्किप करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, ये आ गया, इसका आंसर बताइएगा। इसमें ए ऑप्शन दिया है यूएसए, बी इजराइल, सी यूनाइटेड स्टेट, और डी दिया हुआ है साउथ कोरिया। बताइए, रूस के बाद में दूसरा जो सैन्य साझेदार है वो कौन है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, इसका जो आंसर है अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो इसमें रूस के बाद में भारत का जो दूसरा सैन्य साझेदार है वो है इजराइल। अमेरिका का तो बाद में नंबर आता है। आज के समय में देखा जाए तो इजराइल के साथ में बहुत सारी डील हो रही है, लेकिन अमेरिका के साथ में भी हो रही है, लेकिन इसका जो आंसर है वो इजराइल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इजराइल है, और अभी अमेरिका के साथ में भी काफी डील हो रही है, तो लेटेस्ट में देखा जाए तो अमेरिका को भी यहाँ पे मान सकते हैं, लेकिन अभी जो आंसर है वो सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पे सैन्य साझेदार की बात की जाए तो इजराइल इज द करेक्ट। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखा जाए तो यूएस का नंबर आता है, ये तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर इजराइल, तीसरे नंबर पर यूएस। ठीक, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल क्वेश्चंस जो भी मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है, सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु वाज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इन इंडिया, पहले जो विदेश मंत्री थे वो कौन थे, भारत के जो पहले विदेश मंत्री रहे वो कौन रहे। क्वेश्चंस कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना है कि आपको क्वेश्चंस कैसे तैयार करने के, किस तरीके की लेवल की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, खान अब्दुल गफ्फार, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, और डी ऑप्शन जो है वो है महात्मा गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन थे, इनको सीमांत गांधी कहा गया था, और जब भारत की आजादी हो गई थी, आजादी के बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान चले गए थे, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू जो कि होम मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, ठीक है ना, इन्होंने गृह मंत्रालय संभाल के रखा था। और पहले विदेश मंत्री की बात की जाए तो पहला विदेश मंत्री है, यानी कि उस समय जब भारत आजादी हुआ था और पहली गवर्नमेंट बनी थी, तो डेवलपमेंट की और प्लस अपने गृह को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए सरदार पटेल भी इसमें नहीं हो सकते। महात्मा गांधी की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि महात्मा गांधी तो जब वो पहली पहली सरकार बनी थी उस समय महात्मा गांधी जीवित ही नहीं थे। महात्मा गांधी, पहला जो इलेक्शन हुआ था वो कब हुआ था, पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, 1951 में हुआ था कि नहीं हुआ था। तो और गांधी जी की मृत्यु कब हो गई थी, गांधी जी 1948 में हो गई थी, तो इनकी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, जो प्रधानमंत्री रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में विदेश मंत्रालय को भी संभाला था, तो इसका जो आंसर होगा वो सी का करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री भी थे और विदेश मंत्री भी रहे थे। तो पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, क्वेश्चन नंबर 58। क्लास को शेयर करते रहिएगा, क्लास को अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलिएगा, मिस नहीं कीजिएगा क्वेश्चन एक भी, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिलेबस पर आधारित
और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके आधार पर ये क्वेश्चन पूरे निकले हैं। ठीक है, चलिए, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी? भारत की विदेश नीति निर्माण करने के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन बनाता है फॉरेन पॉलिसी? ए ऑप्शन प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ ऑफिस। बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, भारतीय विदेश सेवा। सी ऑप्शन दिया हुआ है, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यानी कि गृह मंत्रालय। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन मेरे ख्याल से क्लियरली आपको यहाँ पर दिख भी रहे हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, सारी क्लियरिटी है। ठीक है, बताएं विच वन इज द करेक्ट आंसर। विदेश नीति की बात हो रही है, भारतीय विदेश नीति का निर्माण करने के लिए कौन उत्तरदायी है? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का तो काम नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ पर जो आंसर है वो विदेश मंत्रालय ही सही होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप गलत करेंगे तो फिर आगे के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है ना, डायरेक्ट है, वन लाइन फैक्ट वाला आंसर है, इसलिए विदेश मंत्रालय ही विदेश नीति की जिम्मेदारी होती है। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी विदेश मंत्रालय की ही जिम्मेदारी में होता है। ठीक है ना, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो बनाता है वो विदेश मंत्रालय बनाता है, ना कि इंडियन फॉरेन सर्विस वाले बनाते हैं। कंफ्यूज करने के लिए वाला ऑप्शन दिया गया भारतीय विदेश सेवा। ठीक है, भारतीय विदेश सेवा वो होती है जिसमें कि भारत के जो नागरिक होते हैं वो विदेश में सेवा करने जाते हैं, तो उसके लिए ये भारतीय विदेश सेवा कहलाती है, जिसके लिए भारत से बाहर एम्बेसी क्रिएट होते हैं, एम्बेसी बनती है ना, तो उसके अंदर में आता है भारतीय विदेश सेवा। यहाँ पे की एम्बेसडर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय यानी कि अपना होम मिनिस्ट्री, तो दिस इज नॉट कनेक्ट विद द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर नेम जनरली गिवन टू द फॉरेन पॉलिसी? पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से 10-12-15 क्वेश्चन तो अभी लगातार निकल गए, और मेरे ख्याल से इससे आपकी काफी अच्छी कंसिस्टेंसी बनेगी, और आपको समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस, अब तो ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे, और 10 क्वेश्चन जो कि पेडागोजी पर आ सकते हैं, जो नहीं है कि आए के ना है। ठीक है ना, वो भी सब्जेक्ट में ही कनेक्ट करते हुए वो पेडागोजी पूछेगा। तो सब्जेक्ट का ही सिलेबस है, सब्जेक्ट के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो आपको इसको अगर डिवाइड करने का तो कोई रेशो है नहीं ईएसपी में, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पर आपके अगर 4 सब्जेक्ट दे दिए गए हैं यहाँ पे सोशल साइंस में, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है, तो 25-25-25% का अपन डिवाइड कर लें, तो ये रेशो ईएसपी ने अभी तक कहीं नहीं लागू नहीं किया। पहले जरूर करता था, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी रेंडमली कैसे भी कितने भी रेशो में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको सब्जेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा डीप ही जाके पढ़ना पड़ेगा, और पूरा सब्जेक्ट को यहाँ पर सॉल्व करना। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो। अगर आपके 75 एंड एबव क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो फिर आप बन गए। ठीक है ना, चयन 2 में सोशल साइंस के टीचर बन जाएंगे आप। 75 एबव की आप अपना टारगेट लेके चलिए। अगर आप 75 एंड एबव क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपके 80-75 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके ब्राइट चांस हैं टीचर बनने के। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स के पेपर है, आपके पास में समय कितना रह गया है? लगभग 1 महीना। तो 20 मार्क्स से आपका नंबर कब लगेगा वो डिपेंड करेगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर है। ठीक है, तो चलिए, इसका आंसर क्या है? विदेश नीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, डेमोक्रेसी ए, डिप्लोमेसी बी, स्ट्रेटेजी सी, कूटनीति रणनीति, और डी जो है वो है राजनीति। बताइए, विदेश नीति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये सिंपल सा है, विदेश नीति को यहाँ पर कूटनीति के नाम से, डिप्लोमेसी के नाम से ही जाना जाता है। वन लाइन फैक्ट है, अगर आप थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इजीली यू कैन गिव
आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, बी इज द करेक्ट। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन दबाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रीजन ऑफ इमरजेंसी ऑफ एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर ऑफ मुजीबुर रहमान एरा? देखिए, ये भी आपको पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कि विदेश नीति की ही बात हो रही है, यहाँ पे पड़ोसी नेबरिंग कंट्री की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन मुजीबुर रहमान के युग के अंतिम वर्षों के दौरान बांग्लादेश में भारत के विरोध प्रचार के उभरने का कारण नहीं था? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ये मिल रहे हैं। राइजिंग ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, भारत में सांप्रदायिकता का उदय, द डिफरेंस ऑन फरक्का बैराज, फरक्का बांध पर मतभेद, डी ऑप्शन अनकंट्रोल स्मगलिंग थ्रू बॉर्डर, सीमा के माध्यम से अनियंत्रित तस्करी, या फिर डी ऑप्शन स्टॉप ऑफ रिफ्यूजीज एंड फेसिंग ऑफ बॉर्डर बाय इंडिया, यानी कि भारत द्वारा शरणार्थियों को रोकना और सीमा पर बाड़ लगाना, ये डी ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है भारत में सांप्रदायिकता का उदय। मुजीबुर रहमान ने यहाँ पर विरोधी प्रचार उभारने के कारण नहीं था, वो क्या नहीं था, सांप्रदायिकता का उदय नहीं हुआ था यहाँ पे। बाकी की सारी चीजें होंगी यहाँ पर, ठीक है ना। मतभेद जाग गए थे यहाँ पर, सीमाओं पर अनियंत्रित तस्करी चालू हो गई थी क्योंकि बॉर्डर लगा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, काफी बड़ी बॉर्डर है, काफी ज्यादा स्टेट जो अपने 7 सिस्टर स्टेट है उससे तो पूरा का पूरा कनेक्ट है, उधर पे वेस्ट बंगाल से कनेक्ट है। तो ये चीजें, और भारत में शरणार्थियों को रोकना और सीमा पर बाढ़ लगाना, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ये भी ठीक है ना, तो तीनों सही है, बस बी जो है, ए ऑप्शन जो है वो कारण इसका नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। Which of the following was not an issue to conflict between the India and the Bangladesh? इनमें से कौन सा भारत और बांग्लादेश के बीच में संघर्ष का मुद्दा नहीं था? ए ऑप्शन शेयरिंग ऑफ गंगा एंड तिस्ता होता है, बी रिलेशन ऑन द मैरीटाइम बाउंड्री, समुद्री सीमा का रेखांकन, इंडिया एंटी पाकिस्तान अप्रोच, भारत का पाकिस्तानी विरोधी दृष्टिकोण। ये सी हो गया, और डी ऑप्शन जो है वो है ओनरशिप ऑफ साउथ तलपट्टी आइसलैंड, दक्षिण तलपट्टी द्वीप का स्वामित्व। तो कौन सा मुद्दा इसमें से नहीं था जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच का संघर्ष का मुद्दा नहीं था? ये क्वेश्चन बन रहा है इसमें। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ये नहीं है इसका, ए और बी भी नहीं है। यानी कि ये दोनों मुद्दे तो थे ही, आंसर सही नहीं है वो मैंने बताया था। ये दोनों बंटवारा, तिस्ता गंगा, गंगा और तिस्ता का जो जल का बंटवारा था वो मायने रखता था, क्योंकि गंगा भी बांग्लादेश से होकर गुजरती है और तिस्ता भी जाती है। ठीक है ना, तिस्ता जो है, ये जो नदी है तिस्ता, ये ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तिस्ता, उसमें जाके मिलती है। गंगा नदी जो कि बांग्लादेश में आती है तो ये पद्मा कहलाती है। ठीक है ना, तो ये भी मुद्दा था, इनकी जलों का जो बंटवारा था ये मुद्दा बना था यहाँ पर। समुद्री रेखाओं का सीमांकन, ये मुद्दा भी बना था, जो कि समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है। इधर गंगा सागर है, वेस्ट बंगाल में लगा हुआ, उधर पे अपना जिसमें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, वो क्षेत्र है यहाँ पर। तो ये भी बना था इसमें।
और अगर एक बात की जाए तो इसमें से भारत का पाकिस्तान विरोधी दृष्टिकोण ये नहीं बना, ठीक है ना, इससे कुछ लेना देना नहीं था, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर, सी सही होगा इसमें। दक्षिणी तलपट्टी द्वीप स्वामित्व ये भी बना, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑफ चकमा रिफ्यूजीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर्स इन इंडिया। चकमा शरणार्थियों की समस्या भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से संबंधित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका? बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है बांग्लादेश। आप इसको पढ़ लीजिएगा, सिंगल लाइन फैक्ट है, इजीली आप बता सकते हैं, ठीक है ना। चकमा शरणार्थी जो थे वो पाकिस्तान क्या बांग्लादेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, सिंगल लाइन है ये आ गया अपना अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से विजिबिलिटी क्लियर है, आवाज मेरी आ रही होगी तो आप आवाज को भी यहाँ पर क्लियर समझ सकते हैं। मैं एक चीज आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए क्लास को एंड तक बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असर की बात कर रहे हैं तो इंडिया एंड द मालदीव हैव फ्रेंडली रिलेशनशिप, ये इसका असर हो गया। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में इंडिया एंड द मालदीव हैव consistently supports each other's multilateral forums such as the UN and Commonwealth and NAM and the SAARC। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। भारत और मालदीव के मैत्रीपूर्ण संबंध है, यह अभिकथन हो गया। कारण, भारत और मालदीव ने संयुक्त राष्ट्रमंडल, NAM और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों पर लगातार एक दूसरे का समर्थन किया है, ये इसका कारण है। अभिकथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो है अपना भारत और मालदीव के महत्वपूर्ण संबंध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर भारत और मालदीव संयुक्त राष्ट्रमंडल, NAM और सार्क जैसे बहुपक्षीय संबंध में एक दूसरे का समर्थन किया है, ये बताया गया। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए ऑप्शन दिया हुआ है। बी में ए सही नहीं है, आर सही है। सी की बात की जाए तो सी में ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या है, यहाँ पे ये बताया गया है। और डी में बात की गई है ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का सारे ऑप्शन है, तो इसमें से सही क्या होगा तो वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। मालदीव कहाँ है, पहले तो आपको भारत की बाउंड्री लाइन में ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मालदीव भारत के कहाँ पर साउथ में है, दक्षिण में लगा हुआ है, श्रीलंका के नीचे में है, बाजू में अगर बात की जाए तो बिल्कुल श्रीलंका के पास में ये आपको मालदीव मिलेगा। और भारत के मालदीव के साथ में आज के समय के रिश्ते जो हैं वो रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आज की करंट में देखा जाए तो थोड़े बहुत यहाँ पे उग्र हो गए हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे वहां पर जो सरकार है, वहां पे जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर धार्मिक भावना एक दूसरे के साथ में मैच नहीं हो रही है। और साथ में चाइना का जो इंटरफेरेंस है वहां पर, इस कारण से भी काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही जा रही है। यहाँ पर भारत और मालदीव के मैत्रीपूर्ण संबंध भी है, और साथ में एक दूसरे के साथ समर्थन भी मिला यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र में भी, राष्ट्रमंडल में भी, NAM में भी, और सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों पर लगातार एक दूसरे का समर्थन करते हुए भी यहाँ पे पाए गए हैं। यानी कि दोनों ही सही है, यहाँ पर दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मैच कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो बी इज द करेक्ट आंसर, बाकी का नहीं है, क्योंकि दोनों आपको स्टेटमेंट को याद रखना है, बस स्टेटमेंट को देखते हुए आपको उसके आंसर देने हैं। तो स्टेटमेंट में यहाँ पर इसका ये सही मिल रहा है, इसमें कि सॉरी बी नहीं, सी
दोनों ही सही है, मैं तो बी पे जा रहा हूँ, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे दिया हुआ ए और आर दोनों करेक्ट हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी। ठीक है ना, मैंने गलत ठीक कर दिया था, दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशनशिप? वो कौन सा कथन है जो कि श्रीलंका और भारत के संबंध के बारे में गलत है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। ये ए है, इंडिया एंड श्रीलंका स्टार्टेड देयर इकोनॉमिक ऑपरेशंस वेरी लेट। ठीक है ना। बी ऑप्शन की बात की जाए जिसमें कि ये लिखा हुआ है कि भारत और श्रीलंका ने अपना जो आर्थिक सहयोग है बहुत देर से शुरू किया। और बी ऑप्शन की बात की जाए तो बी में जो बताया गया है वो है इंडिया गिव्स लोन ऑफ 5 करोड़ टू श्रीलंका इन 1967 फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी कि भारत ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1967 में श्रीलंका को 5 करोड़ रुपए का लोन दिया था, ऋण दिया था। अगर अपन सी की बात करें, ये सी है, श्रीलंका हैज इंक्रीज्ड इट्स अप्रोक्सीमेटी विद चाइना इन लास्ट डिकेड। श्रीलंका ने पिछले एक दशक में चीन के साथ में अपनी जो निकटता है वो बढ़ाई है। डी की बात करें तो डी ये दी है। इंडिया डिड नॉट हेल्प श्रीलंका इन इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2022 में श्रीलंका के साथ में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसमें इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया था, ये बात यहाँ पर देखने को मिली। तो इसमें से चार में से कौन से ऑप्शन सही होंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए गलत बताना है यहाँ पर, गलत कौन सा है? ये तो सही है, लेट शुरू किया था, पढ़ लीजिएगा आप इसको पूरा, है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे, ये भी सही है इसका आंसर। यानी कि गलत बताना है तो दोनों ही सही है, यानी कि ये आंसर इसका सही नहीं हो सकता है इसमें। और एक दशक के अंतर्गत में श्रीलंका की यहाँ पर चाइना के साथ में निकटता बढ़ गई है, ये भी आप अगर करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे बिल्कुल चाइना के साथ में संबंध यहाँ पर और मजबूत हुए हैं श्रीलंका के, तो ये भी सही है। लेकिन ये अब जब तीनों सही है तो भारत का ने मदद नहीं की थी 2022 में, तो ये गलत है इसका। लेकिन अब भारत हमेशा नेबरिंग कंट्री के साथ में कोशिश करता है कि सहयोग अच्छे बने रहे, तो जब भी यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो मदद करते हैं, तो ये गलत आंसर। तो इसका जो डी ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न आ गया। क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लगातार देख रहे हैं। व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इंडिया हैव विद द मालदीव ओवर द ईयर? पिछले वर्षों में मालदीव के साथ में भारत का किस प्रकार संबंध रहे? ए ऑप्शन टेंशन वाले, तनावपूर्ण, बी स्वार्थपूर्ण, गार्डियन, सी पारस्परिक, रेस्पिरोकेटिंग, या फिर अनस्टेबल। अस्थिर रहे थे, पारस्परिक रहे थे, सौहार्दपूर्ण रहे थे, या फिर तनावपूर्ण रहे थे? पिछले वर्षों में लगातार जो पिछले वर्ष हुए थे उसमें भारत के साथ में मालदीव का जो एक संबंध रहा है वो कैसा रहा है? तो देखिए मालदीव के साथ में कोई भी ऐसा तनाव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मालदीव एक छोटा सा देश है। भारत के साथ में तनाव करके क्या कर लेगा वो? कहीं ना कहीं पे फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी जो होती है उसमें जरूर दिखता है, लेकिन तनाव नहीं मिलता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विद भूटान? पूरी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन एक के बाद में एक आ गए हैं इस पूरी की पूरी क्लास में। तो निम्नलिखित में से कौन सा भूटान के साथ में भारत का स्वस्थ संबंध का एक उदाहरण है? एक हेल्दी रिलेशनशिप का कौन सा उदाहरण है, ये इसमें पूछा गया है। इसमें कि पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास। बी ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बाय इंडिया इन भूटान, भूटान ने भारत के द्वारा जल विद्युत संयंत्र का विकास किया है। सप्लाई ऑफ आर्म्स इन भूटान, हथियारों की पूर्ति। ठीक है ना, उदाहरण देना है यहाँ पर एग्जाम्पल। डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इन भूटान, यानी कि परमाणु संयंत्र का विकास भूटान में किया गया है।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? भूटान में, भूटान से कौन सी नदी निकलती है, वो वाला आंसर इसमें सही है, जिसमें कि यहाँ पे जल संयंत्र का विकास अभी हाल ही में किया है, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो इसका सी ऑप्शन जो है, यानी कि सॉरी, बी ऑप्शन, सी नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। ये बी में, सी तो नीचे वाला है। तो अभी हाल ही में जो लेटेस्ट न्यूज बात की है, तो भारत के द्वारा एक जल विद्युत संयंत्र का विकास किया गया है, तो बी इज द करेक्ट। करंट अफेयर्स है, इसलिए करंट अफेयर्स की भी आपको तैयारी रखनी है। मैंने पहले ही बताया कि पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए करंट अफेयर्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज्योग्राफी पे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। हिस्ट्री पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, पॉलिटिकल में बनेंगे और ज्योग्राफी में बनेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो जो कि एक डिप्लोमेसी के हिसाब से रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन बनेंगे कहीं ना कहीं विदेश के साथ में, किस तरीके से यहाँ पर जो विदेशी लेन देन हुआ, या फिर जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो करंट में चल रहे हैं। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको एक बताया था कि कृषि उत्पाद का जो एक्सपोर्ट किया गया था, वो 2023-24 में कितना किया गया था, वो मैंने क्वेश्चन रखा था पिछली क्लास में। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बिल्कुल बनेंगे, इसलिए इनको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये रहा। Which of the following is not an example of एंथ्रोपोनिक्स डिजास्टर, यानी कि मानव जाति आपदा? निम्नलिखित में से कौन मानव जाति आपदा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। युद्ध, साइबर अटैक, विकिरण रिसाव, या फिर कोरोना महामारी। मानव जनित, यानी कि मानव के द्वारा कौन सी आपदा क्रिएट नहीं होती, वो बताना है। देखिए, मानव युद्ध करता है, बिल्कुल भी होती है। साइबर अटैक भी मानव के द्वारा होता है, और रेडिएशन लीकेज भी वही करता है। लेकिन कोरोना जो है, कोरोना बीमारी अभी हुई थी, वो मानव के द्वारा नहीं होती। ये कहीं ना कहीं किसी वर्ड के द्वारा फैली थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर है, कि चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो। कोविड-19, ठीक है, अभी हुआ था 2019 में। फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आई थी, बहुत डेंजर रही थी, काफी लोग, करोड़ लाखों लोगों की यहाँ पर हताहत हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कॉज फ्लड? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाढ़ का कारण नहीं है, बताइए। रीचिंग ऑफ वाटर रिजर्वेशन, या फिर रिवर बैंक एरोशन, बेटर ड्रेनेज सिस्टम, या फिर डिफोरेस्टेशन। बाढ़ का कारण है कि बाढ़ जो होती है, फ्लड जो है, फ्लड का कारण कौन सा नहीं होता? कॉजेज ऑफ फ्लड। इसका आंसर आप बताएं मेरे को कमेंट में जब तक। देखिए, बाढ़, जलाशय, अगर कोई सा भी डैम, कोई सा भी रिजर्वेयर जो होता है, डैम जो है, वो अगर टूटता है तो बाढ़ तो आएगी ना। तो ये तो हो गई। नदी के तट में अगर कटाव होता है, तो उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, उसका जो एरिया है वो इधर उधर कटने लगता है, तो उससे भी गांव में और बाकी के जो तटीय क्षेत्र है उसमें जल भराव होता है। तो ये तो हो गई। बेहतर जल निकासी की व्यवस्था, वनों की कटाई, अगर वन नहीं होंगे तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि वनों से ही जो पेड़ होते हैं, उससे उनकी जड़ मिट्टी को रोक के रखती है। और जब मिट्टी की वो रोकेगी, तो मिट्टी की कटाई नहीं होगी, मिट्टी वहां से छटेगी नहीं, तो फिर पानी का भराव नहीं होगा, यानी कि ये भी होगा। तो इसमें से एक ही ऑप्शन जो है, जो सी वाला है, बेटर ड्रेनेज सिस्टम, ये इसका कारण नहीं है। अगर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था है, तो बाढ़ का कारण नहीं बनता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ फ्लड। फ्लड का अब यहाँ पे भी टाइप नहीं है, बाढ़ का प्रकार नहीं है, ये पूछ लिया है। देखो तो आकस्मिक बाढ़, नदी की बाढ़, भूस्खलन या फिर तूफानी लहर, कौन सा आंसर है? देखिए बाढ़ जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो हो गई, तूफानी लहर तूफान होता है तो पानी पानी गिरता है, तो ये तीनों होंगे। हिमस्खलन में कहाँ होगा, जो एवेलांच होता है उसमें तो हिमवर्षा होती है, तो यहाँ पर बाढ़ नहीं आएगी। तो सी ऑप्शन इनका करेक्ट है, सिंगल लाइन है, टेक्निकल है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ ड्रॉट। क्योंकि का कौन सा कारण नहीं होता है यहाँ पर, सिंगल लाइन है, आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही जाएंगे ना। थोड़ा सा समय दीजिएगा, आराम से। ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, प्रवासन या फिर जंगल में आग। सूखा, अगर भूस्खलन होगा, अर्थक्वेक आएगा, ठीक है ना, लैंडस्लाइड होंगे, तो वहां पे जो जल का भराव है वो इधर उधर फैल जाएगा और कहीं ना कहीं पे यहाँ पर सूखे का कारण बन सकता है उस क्षेत्र में। यहाँ पर जो पानी की समस्या है वो हो सकती है, यानी कि ये सही आंसर है इसका, मतलब सही है, ये कारण नहीं है इसका। ठीक है ना, माइग्रेशन, माइग्रेशन इसका कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है ना, सूखे का, अगर यहाँ से अपन माइग्रेट हो रहे हैं, कोई सिविलियन यहाँ से माइग्रेट हो गई है, तो उसका कारण नहीं है कि यहाँ पे इस कारण से सूखा पड़ा है। सूखे के कारण माइग्रेशन हो सकता है, माइग्रेशन के कारण सूखा नहीं पड़ सकता। ठीक है, जंगल में आग, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आंसर देखा जाए तो वो है वॉल्केनिक इरप्शन, ये इसका कारण नहीं है। ज्वालामुखी विस्फोट है, इसके कारण कोई सूखा नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक अलग रीजन में अलग नेचर से इंटरनली इरप्शन होता है। तो यहाँ पर ये आंसर ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसका ए आंसर एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप मेरी क्लास को आखिरी तक जुड़े हुए हैं तो इसका आंसर आप दीजिएगा, विच वन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रवातों के बारे में सही नहीं है। अगली क्लास में मैं इसका आंसर सही है आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल साइक्लोन गेट इट्स नेम ऑफ बेस्ड ऑन लोकेशन एंड स्ट्रेंथ, ए ऑप्शन है ये आपका। ये बी ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा लाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्रिंग्स रेन। सी ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर, ओनली सम ट्रॉपिकल साइक्लोन आर डेंजरस, केवल कुछ ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही खतरनाक होते हैं। और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दैट। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चंस का पैटर्न आप सोच रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे ज्योग्राफी में, तो वो भी आपकी भूल है। हाँ आएंगे, जरूर आएंगे, 2-5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना, पूरे 100 में से। लेकिन बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे आपको डीप स्टडी करने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो ये बिल्कुल पैटर्न है, इस पैटर्न को ही आपको फॉलो करना है। सेकेंड क्लास कंप्लीट हो गई है आपकी, इसके बाद में तीसरी क्लास भी लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये एग्जाम आपके होते रहेंगे। एग्जाम्स के बीच में भी मैं एक क्वेश्चन आपको जो शिफ्ट वाइज हो रहे हैं, अगर वो क्वेश्चन आप मेरे को पहुंचा देंगे तो उनको भी मैं यहाँ पर सॉल्यूशन आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई दिस क्लास टिल एंड। अपना खास ख्याल रखिएगा और पढ़ाई में बिल्कुल कसर नहीं छोड़िएगा। आपको सब्जेक्ट पूरे कंप्लीट करने हैं, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई भी क्लास चाहिए आपको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स में, कमेंट्स में आप बताइएगा, जिससे कि मैं उस क्लास को भी कंडक्ट करने की कोशिश। आपका साथ ही मेरे लिए काफी रहेगा। आप बस मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे, ये आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई क्लास टिल एंड। गुड बाय।